जयललिता की बायोग्राफी में आज हम पढ़ेंगे एमजीआर के बाद। एमजीआर नहीं रहे। वासंती लिखती हैं, यह उनके लिए एक बड़ा आघात था। वह जयललिता को मझधार में छोड़कर चल बसे। सदमे की हालत में उन्होंने ड्राइवर को बुलाया और एमजीआर के निवास रामबरम गार्डन जा पहुंची। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया गया। वह कार से उतरी और दरवाजे पर मुक्के मारे। अंत में जब दरवाजा खुला, कोई उन्हें बता नहीं रहा था कि नेता का पार्थिव शरीर कहाँ रखा है। वह ऊपर नीचे और आगे पीछे भागती रही, लेकिन उनके लिए सारे दरवाजे बंद थे ताकि वह उस व्यक्ति के पार्थिव शरीर को न देख सके जो न सिर्फ उसके प्रतिपालक थे बल्कि जिसके साथ उनका इतना नजदीकी और भावनात्मक जुड़ाव था। अंततः जयललिता को बताया गया कि एमजीआर के पार्थिव शरीर को पीछे के दरवाजे से निकालकर राजाजी हॉल ले जाया जा चुका है। वो हाँफते हुए भागकर अपनी कार में बैठी और ड्राइवर को तेजी से वहां पहुंचने का निर्देश दिया। राजाजी हॉल पहुंचने पर वह दौड़ते हुए पार्थिव शरीर तक पहुंची और कसकर सिर से चिपक गई। एमजीआर अपने ट्रेडमार्क पहनावे, पूरी बाह की शर्ट, रोइंदा टोपी और काले चश्मे में बेजान पड़े थे। सिनेस्टार रहे उस व्यक्ति जिसने उनकी मां को उनकी प्यारी अम्मों का ध्यान रखने का वचन दिया था के बेजान शरीर को देखकर जयललिता को क्या एहसास हुआ होगा ये समझा जा सकता है। पर उन्होंने आंसू नहीं गिराए, वह रोई नहीं। एमजीआर के शव के पास 2 दिनों तक, पहले दिन 13 घंटे और दूसरे दिन 8 घंटे खड़े रहकर उन्होंने वहां आ रहे शोकाकुल लोगों को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने खुद को तैयार किया कि वह शारीरिक थकान को हावी नहीं होने देंगी। लेकिन मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना अन्य दिशाओं से आई। जानकी की कई समर्थक महिलाएं उनके बगल में जा खड़ी हुई और उन्होंने जयललिता के पैरों को कुचला, उनके शरीर में नाखून चुभाए और चोटियां भरी ताकि वह वहां से हट जाएं। लेकिन वो अपमान के घूंट पीते हुए, अपने अभिमान को छोड़ते हुए अविचलित वहां तैनात रही। उस जगह से नहीं हिलने की जिद पर कायम रही। वह अपने इर्द गिर्द के माहौल से मानो बेपरवाह थी। लेकिन एक सवाल जरूर ही उनके दिमाग को चोट कर रहा होगा, अब आगे क्या। वह 38 साल की थी और अविवाहित थी और उस व्यक्ति द्वारा अनिश्चितता के भंवर में छोड़ दी गई थी जो अब बेजान पड़ा था, जो उज्जवल भविष्य के वायदों के साथ उन्हें राजनीति में लेकर आया था। जयललिता, जो पार्टी कार्यकर्ताओं की नजरों में एमजीआर की सहज उत्तराधिकारी नहीं थी, आज किसी काम की नहीं मानी जा रही थी और दिवंगत नेता के दर्शन के लिए भी उन्हें विशेष प्रयास करने पड़ रहे थे। लेकिन पराजय को सिर झुकाकर स्वीकार करना उनकी प्रकृति में नहीं था। जब एमजीआर के पार्थिव शरीर को तोप गाड़ी में रखा गया तो जयललिता उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो अपने नेता के पार्थिव शरीर में पुष्प चक्र चढ़ाना और शव यात्रा में शरीक होना चाहती थी। ड्यूटी पर तैनात सैनिकों ने हाथ बढ़ाकर उन्हें गाड़ी पर ऊपर खींचा। एक बार पीछे से किसी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई तो उन्होंने देखा विधायक डॉक्टर केपी रामलिंगन खतरनाक ढंग से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक उन पर हमला हुआ। जानकी के भतीजे दीपन ने उनके ललाट पर चोट की। उसने उन्हें तोप गाड़ी से धक्के देकर उतार दिया। उन्हें चोट और खरोंचे आई और वो भौचक्की थी। दीपन और रामलिंगन के अपशब्दों, उन्होंने जयललिता को उल्टा कहा से आहत होकर उन्होंने अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का फैसला किया। उन्हें उनकी कॉन्टेसा कार में घर पहुंचा दिया गया। सैनिकों का एक दल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा था। यह बात जंगल की आग की तरह फैली और पार्टी कार्यकर्ताओं में सदमे की लहर दौड़ गई। अपमानित जयललिता को उनसे मिलने आ रहे कार्यकर्ताओं की भीड़ से, जिसमें कई सांसद और विधायक भी शामिल थे, जरूर ही उत्साह बंधा होगा। उनसे मिलने आ रहे पार्टीजन एमजीआर के उत्तराधिकार पर उनके दावे को समर्थन देने की कस्में खा रहे थे। कई तो खुल के बोल रहे थे, हमें करिश्माई नेता चाहिए। करिश्मा वाली एकमात्र व्यक्ति जयललिता हैं। जयललिता को भरोसा हो गया कि भले ही एमजीआर ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया हो, जनता के बीच उनका असर कम नहीं हुआ है और आम पार्टीजन उनके पक्ष में ही राय देंगे। लेकिन तुरंत चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्ना द्रमुक ने भारी बहुमत से चुनाव जीता था और अगला चुनाव अभी 2 वर्ष दूर था। अन्ना द्रमुक के 97 विधायकों ने जानकी को अपना समर्थन देते हुए राज्यपाल एस.आर. खुराना को एक विज्ञप्ति सौंपी। राज्यपाल ने जानकी को सरकार गठित करने का न्योता दे दिया और 7 जनवरी
1988 जानकी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गईं। उन्हें 28 जनवरी तक सदन में अपना बहुमत साबित करना था। वासंती लिखती हैं, उस दिन सदन में खूब शोर शराबा हो रहा था क्योंकि स्पीकर खुलकर जानकी का पक्ष ले रहे थे। कई विधायकों ने इस तरह नियमों का उल्लंघन किए जाने का विरोध किया। अचानक कुछ गुंडे सदन में आ धमके और उन्होंने जयललिता समर्थकों और कांग्रेस के विधायकों की पिटाई शुरू कर दी। इस मार पिटाई के बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार पुलिस ने सदन में प्रवेश किया और विधायकों पर लाठियां बरसाई। अव्यवस्था के इस आलम में स्पीकर ने सरकार के विश्वास मत जीतने की घोषणा कर दी। जब जयललिता को सदन के घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी गई, उन्होंने समझ लिया कि समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि तमिलनाडु में लोकतंत्र की हत्या हुई है और राज्यपाल से जानकी मंत्रिमंडल को तुरंत सत्ता से बेदखल करने की अपील की। सरकार विरोधी खेमे के अन्नाद्रमुक विधायक स्थानीय कांग्रेस सदस्यों के साथ राज्यपाल से मिले और उन्हें घटनाक्रम की पूरी जानकारी दी। इसके बाद राज्यपाल ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजी और राज्य की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सरकार को बर्खास्त करके वहां आपात स्थिति घोषित करने की अनुशंसा की। केंद्र सरकार ने राज्यपाल की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया। जयललिता अपने लिए जिस नए अवसर की उम्मीद कर रही थी, वह उम्मीद से पहले ही आ चुका था। कल हम पढ़ेंगे ताकत पर ताकत। तो फिर मिलते हैं कल।